Hello students, today I am going to discuss some MCQ of chapter number 10 which is called haloalkane and haloarenes। आज हम लोग इसके MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक नए मेथड से हम लोग ट्राई करते हैं जिसमें मैं आपको यहाँ पर MCQ जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको क्वेश्चंस भी दिखेंगे और साथ में आपको उसके आंसर्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में वो भी आपको पता चलेंगे, बराबर है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो MCQ है सारे के सारे वो ऑलमोस्ट सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है जैसे कि गुजकेट, JEE और नीट, बराबर उसके बेसिस पे डिजाइन किए गए हैं। आज पहली बार है तो प्राइमरी लेवल पे कुछ MCQ आपको इजी भी लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये MCQ जो है उसका लेवल बढ़ेगा। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, Which is correct increasing order of the boiling point of the following compounds। बराबर है। यहाँ पर है हमारे पास 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन एंड ब्रोमो बेंजीन। जनरली फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट की बात है तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा हुआ है, बराबर। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट रहता है, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज इन मोलर मास, इन मोलर मास। ये आपका बेटा ये जो है वो बेसिकली मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में रहता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा। अब आप खुद यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके पास ब्रोमो इथेन है, ब्रोमो प्रोपेन है, ब्रोमो ब्यूटेन है और ब्रोमो बेंजीन भी है। तो सबसे ज्यादा मोलर मास जो है किसका होता है, ब्रोमीन का 80 हो गया, बराबर है। और बाकी अगर आप लोग देखो तो उसके अंदर बेंजीन जो है C6H6 है, यहाँ पर ब्रोमो ब्यूटेन है, यानी कि यहाँ पर कार्बन 4 है, यहाँ पर कार्बन 3 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, बाकी ब्रोमीन सब में कॉमन है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, बराबर है, वो सही जाएगा कि ऑप्शन डी जो है 1 ब्रोमो इथेन, बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि भाई ब्रोमो इथेन का सबसे कम होगा, फिर आएगा किसका, ब्रोमो प्रोपेन, उसके बाद आएगा किसका, ब्रोमो ब्यूटेन, और उसके बाद आएगा आपका ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, बराबर है। तो ये जो है क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पर जो आपके कंपाउंड्स दिए गए वो कौन कौन से, तो जरा ध्यान से दिखेंगे तो क्या है, 1 आयोडो ब्यूटेन, ये कंपाउंड नंबर 1 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है आपको 1 ब्रोमो ब्यूटेन, बराबर है। फिर दिया हुआ है 1 क्लोरो ब्यूटेन, बराबर है, और है ब्यूटेन। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो सब में अल्काइल हैलाइड अलग अलग है। अल्काइल हैलाइड कैसा है, अलग अलग है। अल्काइल हैलाइड का फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या रोल था, तो अल्काइल हैलाइड में ये था, याद रखो कि Ri, बराबर है, ग्रेटर देन RBr, ग्रेटर देन RCl, ग्रेटर देन RF। तो ये एक ऑर्डर जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, ये ऑर्डर जो है वो पढ़ा हुआ है आपने। तो इस ऑर्डर के बेसिस पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोडीन है उसका एक तो एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है। क्या है कि यहाँ पर मैं लिखूं कि भाई एटॉमिक साइज जो है वो मैटर करेगा। तो एटॉमिक साइज जिसका सबसे ज्यादा होता है उसमें उस तरह से वांडर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो मॉलिक्यूल के बीच में वांडर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, Ri, और उसके बेसिस एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे वांडर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर Ri जो है वो सबसे बड़ा, आयोडीन इज ग्रेटर इन साइज देन ब्रोमीन देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। So we can say that atomic size increases, van der Waals force of attraction increases, and that's why the boiling point of Ri is higher than RBr, then RCl and then RF। ऐसा ऑप्शन जो है वो आपको कौन सा दिखेगा,
ऐसा ऑप्शन जो है आपको दिखेगा बेटा, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था उसके अंदर ब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन। तो ब्यूटेन यानी 4 कार्बन की ही बात है, आयोडीन का सबसे ज्यादा आएगा, फिर ब्रोमीन का उससे कम, फिर क्लोरीन का उससे कम, और फिर हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर आपका ए आ जाएगा, आंसर शुड बी ए। इस तरह से इसके अंदर आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा आपका आंसर ए, जो क्या है वो है ब्यूटेन जो है उसका सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आता है किसका, क्लोरोब्यूटेन, या तो 1 क्लोरोब्यूटेन, बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, एंड उसके बाद आएगा 1 आयोडोब्यूटेन, बराबर। इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, बराबर है। बढ़िया है, मजा आ रहा है, तो बने रहिए यहाँ पर, और बहुत ही मजेदार सेशन रहेगा ये आपके लिए। भले फर्स्ट टाइम है केमिस्ट्री में मैं जो आपको इस तरह से करवा रहा हूँ, बराबर है। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, फिर यहाँ पर क्या है, तो ये CH3 बेंजीन के ऊपर होगा वो टोल्यून है, तो पैराक्लोरोटोल्यून कहेंगे इसको, बराबर है। इसमें भी हमारे पास 2 मिथाइल और एक Cl ग्रुप है। इसका हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा नहीं था, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हमें निकालना है तो उसके बेसिस पे कैसे होगा ये बेटा। तो यहाँ पर एक लॉजिक ये रहता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जब आप लोग निकालते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि भाई ये ग्रुप कौन से है। तो CH3 जो है वो आपने 11 में पढ़ा होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, और वो जब कभी भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होते हैं तो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब बढ़ाएंगे तो जब कभी भी इसका रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड के अंदर, बराबर है, वो कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इन द सेंस ऑफ दैट कि भी यहाँ पर कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो C है, बराबर है, यानी कि C के अंदर क्या है कि थर्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, थर्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, फिर सेकंड, और फिर यहाँ पर 3, 2, बराबर है, ये आएगा 3, यानी कि ये सबसे पहले। यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है एक छोटा सा, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, 3, 2, 1। तो आप देखिए कि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप 2 होने से क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा है, ऑर्थो पैरा दोनों पे है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, पैरा पे है वो भी डिक्रीज ही करेगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, ये इसकी जगह पर 1 कर देंगे, बराबर है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दैट केस आप इस तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, present of electron releasing group at ortho and para positions decrease reactivity of alkyl halides। तो ये जो चीज है वो आप इस तरह से मेंशन करेंगे। चलो यहाँ पर इस तरह से आएगा तो आंसर C आएगा। C के अंदर क्या आएगा बेटा, तो C के अंदर जैसे अभी हमने देखा थर्ड वाला जो था, बराबर 3 वाला जो कंपाउंड था उसमें 2 मिथाइल ग्रुप थे, बराबर है। तो यहाँ पर जो है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 1, यानी 1 में क्लोरोबेंजीन है, इसमें 1 मिथाइल, इसमें 2 मिथाइल है। तो ये ऑप्शन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। फोर्थ वाला जो फ्रेंड्स, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है आपका, चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन में कैसे करना है, लुक एट दैट क्वेश्चन नंबर 4। Molecules whose mirror images is non-superimposable over them are known as chiral. Which of the following molecules is chiral in nature? बराबर, कायरल मॉलिक्यूल को ढूंढने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है मेरे पास, जिसमें क्या होता है कि आपको क्या देखना है कि जिस तरह से कार्बन के साथ चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, तो उस तरह से हम लोग इजीली से कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कायरल मॉलिक्यूल को भी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारे पास है 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन के अंदर अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 2-ब्रोमोब्यूटेन 1 बाय 1 आपको सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2-ब्रोमोब्यूटेन है पहला, 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन में क्या आएगा बेटा, तो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, बराबर है। इसी तरह से सेकंड जो है ये ऑप्शन ए था, यहाँ पर ऑप्शन बी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बी में है 1-ब्रोमोब्यूटेन। 1-ब्रोमोब्यूटेन 1-ब्रोमोब्यूटेन जो है उसके अंदर कैसे स्ट्रक्चर आएगा, तो यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर पहले Br आएगा, फिर कार्बन 1 2 3 और ये 4, बराबर है। इसी तरह से सी वाले ऑप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो सी वाला ऑप्शन कौन सा है, दैट इज कॉल्ड 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन, जहां पर हमने हाइड्रोजन नहीं रखा हुआ है वहां पर आप हाइड्रोजन अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो 2-ब्रोमोप्रोपेन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन, बराबर है। फिर आएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके पास है 2-ब्रोमोप्रोपेन 2-ऑल। 2-ब्रोमोप्रोपेन 2-ऑल इस तरह से आएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर OH ये ऑल हो गया और यहाँ पर Br, बराबर है। तो इस सब में आप अगर ऑब्जर्व करें बेटा तो क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आप देखो ये कार्बन जो है, यहाँ पर ये कार्बन जो है वो कैसा है, कायरल कार्बन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रोमीन है, यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है उसको कहते हैं कायरल कार्बन, बराबर है। तो यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर इथाइल ग्रुप, यहाँ पर ये मिथाइल और इसका एक हाइड्रोजन भी रहेगा खुद का। तो ये जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर आ रहा है हमारे हिसाब से, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है ये कायरल इन नेचर है, बराबर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कार्बन जो है, एक भी कार्बन ऐसा नहीं है जहां पर डिफरेंट टाइप के हमें ग्रुप्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि सबके साथ हाइड्रोजन तो अटैच है ही, तो ये Br है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये CH2 है, ये CH2, ये CH2 और ये CH3, तो सब में हाइड्रोजन है, यानी कि हर एक कार्बन के साथ 2 एटम सिमिलर है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, बराबर है। तो ये H और Br अलग है कार्बन के साथ, लेकिन 2 मिथाइल सेम हो गए तो ये अकायरल हो जाएगा। यहाँ पर भी ब्रोमीन अलग, OH अलग, लेकिन ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो सेम हो जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अकायरल। तो कायरल का मतलब क्या, ऑल द वैलेंसी ऑफ द कार्बन विच इज डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको करना है, बराबर है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट हमारे पास, उसके बेसिस पे अगर हम लोग जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विथ aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म, SN1 SN2 एनी ऑफ द अबव, या तो सेट्जेफ रूल, बराबर है। अब SN1 SN2 के अंदर हमने देखा था, बराबर, क्या देखा था कि भाई SN1 मैकेनिज्म जो है उसके अंदर क्या होता था कि भाई पहली बात उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, एक तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बराबर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आप किस में बनाओगे, Na थोड़ा सीधा ऐसे पैलेट डाल के काम करने लगोगे। NaOH के पैलेट होते हैं, पानी में तो डिसोल्व होंगे ना, तो पानी में जब डिसोल्व होगे तो वाटर भी आएगा, तो वाटर जो है वो प्रेजेंट है तो पोलर है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर -2 डेल्टा रहता है, H के ऊपर +, डेल्टा रहता है, सो दैट इज पोलर। तो नाउ आई एम डिस्कसिंग दैट कि भाई कैसे होता है। एक तो सबसे पहली बात कि भाई प्रेजेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर अगर आपको 5 सॉल्व करना है तो क्या याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होना चाहिए, बराबर, जैसे कि पानी, यहां पर है पानी। एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कैटायन, सेकंड पॉइंट होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कैटायन। तो हमें मालूम है कि टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर C6H5CH2Br है। C6H5CH2Br का मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो बनेगा वो ये इस तरह से बनेगा, ये है आपका बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या है ये, बेंजाइल ब्रोमाइड है।
जब इसमें से ब्रोमीन निकल जाएगा तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन होगा, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। क्या कहेंगे? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो होता है बेटा, उसके अंदर रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जरा देखेंगे तो ये है मेरे पास बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का सबसे पहला स्टेप जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया हुआ है। उसका अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर करना है हमें, तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो प्लस जो है वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनने वाला है। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, बराबर है, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और थर्ड, तो 1-3 माइग्रेशन रहता है। प्लस चार्ज का माइग्रेशन कैसे रहता है? 1-3, तो फर्स्ट से थर्ड पे जाएगा रेजोनेंस के अंदर 1-3 माइग्रेशन। मैंने 11th में आपको सिखाया हुआ है। तो ये दो बॉन्ड जो है वो एज इट इज रहेंगे। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये CH2 और ये प्लस, बराबर। इसके आगे अगर मैं ड्रॉ करता चलूं तो यहाँ पर कैसा आएगा कि ये जो है, अब आगे देखेंगे तो 1-3 यानी 1-2-3 प्लस आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस के अंदर डबल बॉन्ड इस तरह से आएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 तो है ही है, प्लस आ गया इधर। अगर मैं इधर मोड़ू इसको तो 1-2-3 यानी प्लस चार्ज यहाँ पर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। उस केस के अंदर मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा और प्लस चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, बराबर है। और उसको भी अगर आगे हम लोग कर ले, जो लास्ट स्टेप है कि प्लस वापस जगह पर और ये पाई बॉन्ड इधर, तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है उसमें यहाँ पर ये आ गया CH2 और ये प्लस। Look at that. So these type of resonating structures are there, and that's why what happens कि रेजोनेंस की वजह से बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, बराबर है। तो ये जो है वो कौन सा रिएक्शन देगा आपको? ये देगा SN1 मैकेनिज्म। कौन सा देगा बेटा? SN1 मैकेनिज्म, यानी ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके इक्वेशन के अंदर, बराबर, ये रहा SN1, तो SN1 यहाँ पर आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बराबर है। चलो, तो ये हो गया आपका। उसके बाद है कि विच ऑफ द कार्बन, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कौन सा है? आप अपने पैम्पलेट जो ये दिया हुआ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट और उसके साथ फटाफट मैचअप कर लीजिए। विच ऑफ द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर असिमेट्री। असिमेट्री का मतलब पहले ही बता दिया था कि जिस कार्बन की चारों वैलेंस डिफरेंट होती है उसको असिमेट्री कहते हैं। यहाँ पर कार्बन जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, पहला कार्बन है उसके पास एक OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी कि जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हुआ, यानी कार्बन की दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन ने सेटिस्फाई की हुई, इट इज बेसिकली सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर असिमेट्री की बात की है तो कार्बन नंबर सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन OH, ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट। सेकंड कार्बन पे चारों वैलेंसी डिफरेंट है। थर्ड कार्बन पे एक OH, यहाँ पर पूरा ग्रुप और ये भी अलग। सेकंड एंड थर्ड इस कार्बन पे जो है वो क्या है? 4 डिफरेंट वैलेंसी। तो यहाँ पर 6 का आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? 2 and 3। इसमें कोई लॉजिक नहीं है तो मैं आपको बताऊं, बराबर है। असिमेट्री का मतलब होता है कायरल, और कायरल जो होता है वो कैसे पहचाना जाता है? तो 6 के अंदर 6 जो है उसमें आपको कितना याद रखना है कि भाई कार्बन सेकंड एंड थर्ड विच इज बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज एंड with 4 different valency, valency, and that's why it is called chiral। उसको क्या कहेंगे? कायरल। इसका मतलब है कि इसके अंदर आपका ऑप्शन जो है वो रहेगा बी, आंसर बी रहेगा, जिसमें 2 और 3 दिया हुआ है, बराबर है। चलिए अब आगे बढ़ते कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस आयन। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या देखना है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो आपको देगा रेसमिक मिक्सचर ऑन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है, बराबर है, उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो क्या होना चाहिए कि भाई रेसमिक मिक्सचर भी देना है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये तो होने से रहा, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हमें रेसमिक मिक्सचर की बात की है। तो पहले तो जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए?
कायरलिटी वाला, जिसमें से डी फॉर्म और एल फॉर्म अलग अलग मिलेंगे, बराबर है। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो ओके, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि रेसमिक मिक्सचर जो है वो कैसे आता है। रेसमिक मिक्सचर की जो कहानी है बेटा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि द मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर, क्या लिखते हैं, मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर, बराबर, मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर इन अ इक्वल proportion, in a equal proportion will have zero optical rotation, will have zero optical rotation, optical rotation, बराबर है। तो ऑप्टिकल रोटेशन जो रहता है, ऐसा रोटेशन ड्यू टू आइसोमर विल बी कैंसल बाय रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर, यानी कि एक आइसोमर जो है उसका रोटेशन जो है बाकी वाला आइसोमर वो क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन ए, बराबर है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है CH2, यहाँ पर CH3 होना चाहिए था, CH3 CH2H5Br, बराबर है। तो ये करेक्शन है। बाकी जो है Br की जगह पर जब OH माइनस आयन आ जाएगा तो ये बन जाएगा ब्यूटेन 2ऑल, क्या बनेगा ये, ब्यूटेन 2ऑल। तो यहाँ पर आपका आएगा CH3 CH, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आएगा आपका C2H5। तो ये जब बनेगा ब्यूटेन 2ऑल तो ये रेसमिक मिक्सचर बनेगा, बराबर है। रेसमिक मिक्सचर कैसे बनेगा, क्योंकि रेसमिक मॉडिफिकेशन हो गए, ब्रोमीन की जगह पे क्या आ गया, OH आ गया, और उसका डेक्स्ट्रो और लीवो, यानी 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो। डेक्स्ट्रो होता तो राइट हैंड साइड रोटेशन था, यानी कि मान लो कि वो जब हमने सैंपल ट्यूब रखा होता है और जब लाइट पास होती है उसमें से जब राइट हैंड साइड रोटेशन होता है उसका, तो वो दिखाता है प्लस रोटेशन, प्लस कहते हैं या तो डेक्स्ट्रो कहते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उसको माइनस कहते हैं या तो लीवो कहेंगे। यहाँ पर यही एक रेसमिक मिक्सचर है जो यही एक कंपाउंड है जो आपको रेसमिक मिक्सचर दे सकता है, बराबर है। बाकी यहाँ पर तो है नहीं ऐसा कुछ कायरलिटी जैसा, यहाँ पर भी थर्ड जो है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 2 3 है और 2 and 3 है, बराबर है, 1 and 2 है। तो ऐसा तो है नहीं कि और कोई कंपाउंड हो सकता है। यहाँ पर कार्बन है, इसमें इथाइल, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे CH2 है, ये तो प्रिंटिंग एरर भी हो सकती है लेकिन ये गलत ही है। तो ये आप लोग जरा ध्यान देना, ये ऑप्शन में इतना करेक्शन है। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर हमारे पास क्या क्वेश्चन है, तो आप देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं हम लोग। पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्लोरोबेंजीन, बराबर है, फिर ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैराक्लोरो, सॉरी 1 2 3 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन में लिख सकते हैं। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर देखना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर देखने के लिए आपको क्या देखना है कि यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ पर नाइट्रो है, यहाँ पर भी नाइट्रो है, प्रेजेंस है किसकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। तो याद रखो कि जहां जनरली प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है वो फेवर करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। कहां पर होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब कि यहाँ पर ऑर्थो पे, यहाँ पर मेटा पे है, तो छोड़ो बात, इसकी तो बात ही नहीं करनी है हमें। इसका मतलब है कि इसकी जब हम लोग रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो 2 जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, उसके बाद 3 आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें वहां पर नया न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, बराबर है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर, पहले 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, बराबर है, उसका अगर आप थोड़ा सा डिस्कशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group at ortho and para position favor nucleophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर है, ये फेवर करता है बेटा। तो इसके बेसिस पे ऑर्थो पैरा पे होना, यानी ये फेवर करेगा, तो इसके बेसिस पे ऑप्शन सी जो है, जहां पर 1 <3
और लेस देन आएगा 2, क्योंकि 2 क्या था, 2 में ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप था, 3 में मेटा पे था और इसमें था ही नहीं, बराबर है। तो ये जो है उसके बेसिस पे अगर कंपाउंड भी ड्रॉ कर ले हम लोग, तो 1 वाला कंपाउंड कौन सा था, दैट इज क्लोरोबेंजीन, बराबर है। फिर इट इज लेस देन 3 का मतलब है कि यहाँ पर आपका Cl है और NO2 यहाँ पर है मेटा पे, और आएगा ये वाला कंपाउंड जहाँ पर क्लोरीन और ऑर्थो पे NO2 है। ऑर्थो पे पोजीशन पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, बराबर है। इसी तरह से 9th वाला MCQ जो है वो आप देखोगे तो 9th वाले MCQ के अंदर कैसे सॉल्व करना है, तो वहां पर भी क्या है, आपके पास 3 कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पर है एक क्लोरोबेंजीन, बराबर है, एक है यहाँ पर Cl भी है, और CH यानी मिथाइल, टॉलिन वाला क्लोरीन, ये जो है ना टॉलिन का सब वो कहलाता है डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पर ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन, और एक है हमारे पास मेटा क्लोरोटॉल्विन, बराबर है। इसको इन्होंने दिया हुआ है एज अ 1, 2 एंड 3। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो था वो क्या करता था, फेवर करता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है डिक्रीज करता है रिएक्टिविटी को, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, कैसे लिख सकते हैं कि भाई प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग group will decrease the reactivity towards nucleophilic substitution reaction, बराबर। and presence of the group at ortho position will have the maximum effect, यानी अगर यहाँ ऑर्थो पे होगा तो उसका तो सबसे ज्यादा इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पे तो ऑर्थो पे है, तो इसका सबसे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल डिक्रीज द रिएक्टिविटी, वो तो है ही है, लेकिन वो भी क्या कि ऑर्थो पे हुआ, बराबर है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर दो कि ऑर्थो पोजिशन, ऐसा लिख लें कि भाई ग्रुप प्रेजेंट at ortho position will have maximum effect। किसकी मैक्सिमम इफेक्ट, तो रिएक्टिविटी जो है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑर्थो पोजिशन पे होगा तो सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा वो, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देखोगे तो कैसे आएगा, 2 जो है वो सबसे लिस्ट रिएक्टिव हुआ, फिर मान लो कि 3 आया मेरा, और 3, और उसके बाद आएगा 1, देन चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इसी तरह का इक्वेशन है, बराबर है। आई होप कि ये आप खुद ब खुद कर सकते हो। देखो यहाँ पर बताओ बेटा क्या क्या होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर एक Cl यानी क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, एक है यहाँ पर Cl और पैरा पे नाइट्रो है, बराबर। अभी आपको सिखाया था इसके अंदर क्या होता है कि जब ये जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा पे हुआ तो वो फेवरेबल है, ऑर्थो पैरा पे हुआ तो वो फेवरेबल कंडीशन है। तो आपने ये चैप्टर में सीखा ही है, मैंने आपको सिखाया था कि भाई NO2 तीनों जगह पर है। आप याद करो बेटा, इसके रिएक्शंस है, मेरा क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन डाउ प्रोसेस वाला है, जहां पर हमने डिस्कशन किया हुआ है कि भाई NaOH के साथ रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं। तो आप देखोगे वहां पर तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था, ये वाला। इसको अगर रोमन लेटर में मैं ऐसे ही 1, 2, 3 कर दूं, 1, 2 और 3 में अगर लिख दूं, तो इसमें भी आप देखोगे कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है इसमें कुछ है ही नहीं, फिर आएगा 2 बरा लेस देन 3, यानी 3 जो है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। चलो ठीक है, 3 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलो 11 वाला क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मेरा क्या लिखा हुआ है कि क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ एमोनिया। क्लोरोमीथेन का मतलब क्या होगा, क्लोरोमीथेन का मतलब यहाँ पर 11 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, CH3Cl, बराबर है, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ एमोनिया यानी कि NH3। अब NH3 जो है उसमें से H+ और NH2 दो निकलेंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो
इस बॉन्ड का अट्रैक्शन कहां पर रहेगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट इज माइनस डेल्टा, partial negative charge generated, partial positive charge generated on carbon. Why? Because carbon is less electronegative, chlorine is more electronegative. तो बताओ मुझे कि NH3 कहां पर अटैक करेगा, NH3 के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वहां पर ये जाएगा और इस तरह से आपको क्या देगा, मेन कंपाउंड देगा CH3NH2, यानी कि ये एक कार्बन है, इसको लिखेंगे मीथेनेमाइन। क्या लिखेंगे, मीथेनेमाइन। तो मीथेनेमाइन वाला है कि क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विथ एमोनिया एक्सेस ऑफ एमोनिया है, तो हमें ये मिला। मान लो कि यहां पर आपको ऐसा दिया होता कि एक्सेस ऑफ अल्काइल है, अरे यहां पर ये बेटा ये जो है वो एमोनिया एक्सेस में था, ये एक्सेस में है, इसलिए अगर यहां पर कंडीशन चेंज कर देते वो लोग, क्या कर देते कि भाई CH3Cl जो है प्लस एमोनिया ही रखो, लेकिन अब एक्सेस में कर दो, क्या एक्सेस में कर दो ये वाली चीज, बराबर, यानी क्लोरोमीथेन एक्सेस में कर दो, तो क्या होता, रिजल्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एमाइंस मिलता ना, मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलता, बराबर है। यानी कि यहां पर अगर ये एक्सेस में हो जाता तो मिक्सचर ऑफ एमाइन मिल जाता, कि मान लो कि भाई CH3NH2 मिला, बराबर है, फिर दो वहां पर आ जाते प्राइमरी, बराबर, इस तरह से मिक्सचर ऑफ एमाइन, तो यहां पर जो है मिक्सचर ऑफ अमाइंस यहां पर हमें मिलता, बराबर। चलो तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 पे है, फटाफट 12 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या ये रहा कि द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयन एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट होती तो अलग केस होता और आयन है तो अलग केस है, आयन और लाइट में डिफरेंट है बेटा। अगर यहाँ पर मैं आपको पहला जो आंसर है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो पहले लिखो अपनी नोटबुक के अंदर के CH3, चलो इसका क्लोरिनेशन करना है, यानी कि Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयन। कई बार यहाँ पर FeCl3 भी लिखते हैं और ये डार्क में करते हैं, बराबर, क्या रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है CH3 और ये जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट होगा, बराबर है। बेसिकली यहाँ पर जब होता है कि Cl2 प्लस ये भी कई बार Fe या तो FeCl3 भी यूज करेंगे, तो ये होता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन जो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा Cl प्लस और FeCl4 माइनस, बराबर। ये मैकेनिज्म में सिखाया हुआ है कि जब टोल्यूइन का क्लोरिनेशन होता है, बराबर, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe या तो FeCl3, बराबर, बेसिकली Fe और FeCl3 ये जो है वो क्या है, लेविस एसिड, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी प्रेजेंस में ऐसा होगा कि ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, बराबर है, और ये क्लोरीन प्लस वाला, तो ये लुईस एसिड है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके FeCl4 माइनस बनाएगा, और ये Cl प्लस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक आयन है। इलेक्ट्रोफिलिक आयन जो है वो अटैक करेगा एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, तो आपको ये दो मिक्सचर मिलेंगे, एक बार आपको मिलेगा ये ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और एक बार मिलेगा पैरा। ये ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन है, ये पैरा क्लोरोटोल्यूइन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर आपको बोल दिया जाए कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो कहानी कुछ अलग हो जाती है कि Ca3 Cl2 और ऐसा लिख दे कि भी सनलाइट और 111 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, तो इसका जो हाइड्रोजन है, देखो इसमें दो टाइप के रिएक्शंस आते हैं, मिथाइल ग्रुप के और बेंजीन के। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के रिएक्शंस जो है वो बहुत ही सिंपल है, एक एक हाइड्रोजन निकालते जाओ, एक एक क्लोरीन ऐड करते जाओ। तो जब ऐसा होता है, सनलाइट की प्रेजेंस होती है, तो ये CH2Cl बना देता है, यानी कि बेंजाइल क्लोराइड। ये क्या बना देगा, बेंजाइल क्लोराइड, बराबर है, और ये है आपका टोल्यूइन। चलो ठीक है, इस तरह से ये दोनों मैंने आपको बता दिया कि भाई Fe है या तो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट है, बराबर है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट है तो ये आएगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये आएगा, बराबर। 13 वाला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम। करेक्ट IUPAC नेम पूछा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर ये रहा, व्हाट शुड बी, ओके, व्हाट शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन। मीथेन के साथ 2 ब्रोमीन है, 2 इथाइल ग्रुप है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आप कैसे करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये मीथेन का कार्बन 1, यहाँ पर CH2, ये CH3, यहाँ पर भी आएगा CH2 और ये CH3, बराबर है। और
सॉरी डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन था ना, तो यहाँ पर आएगा एक ब्रोमीन और यहाँ पर आएगा एक हाइड्रोजन। अब इसका अगर आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा आपका नंबर 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। तो ये 3 पे आपका ब्रोमीन है, बराबर। तो क्या लिखेंगे, इसका नाम बहुत इजी, 3 ब्रोमो लिख सकते हो, 3 ब्रोमो और पेंटेन, 3 ब्रोमो और पेंटेन। चलो ठीक हो गया ये इस तरह से। चलो इसके बाद एक और IUPAC नॉमेनक्लेचर में दिया हुआ है, मैं सीधा क्वेश्चन आपको शो नहीं करूंगा, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में काम कर सकते हैं इसलिए। तो यहाँ पर है Ca3, ये CH है, यहाँ पर दिया हुआ है C2H5, यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर है ब्रोमीन, बराबर। तो नॉमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसको इस तरह से एक्सपांड भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर CH2 CH3 एज्यूम करो तो ये 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पे क्या आया, ब्रोमीन आया, 2 पे मिथाइल। तो लिखो फटाफट, ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और बनेगा हमारा कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पर पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर पहुंचे 15 पे, बराबर। तो 15 वाला क्वेश्चन आप देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली, बराबर है। आप देखो ध्यान से फटाफट, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 जो ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले आप देखो कि ये जो है बेटा, ये फ्लोरीन वाला है, टर्शरी, ये भी टर्शरी, ये भी टर्शरी और ये भी टर्शरी। तो सबसे पहली बात तो ये है, हमें मालूम ही है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑलवेज फेवर विद CH बॉन्ड इज वीक, बराबर है। टर्शरी के साथ तो होता ही होता है, अब सारे के सारे टर्शरी है, तो क्या कर लोगे, तो यहाँ पर ये टेक्निक यूज करेंगे हम लोग कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फेवर्ड easily if CX bond is weak, बराबर है। तो अल्काइल आयोडाइड जो है, बराबर है, इसकी एटॉमिक साइज, आयोडीन की एटॉमिक साइज सबसे बड़ी है। तो अल्काइल आयोडाइड विल अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट रेडली, यानी कि मैं अगर लिखूं कि भाई ऑप्शन डी जो है मेरे पास, बराबर है, ऑप्शन डी, बराबर, ये सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। क्यों कि एक तो आयोडीन है इसके अंदर, यहाँ ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन है, तो आयोडीन जो है उसकी एटॉमिक साइज सबसे बड़ी भी है, और ये जो है फटाक से हमें क्या दे देगा, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट मिलने के लिए। जनरली SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्ब कैटायन बनाना है, बराबर है। तो अल्काइल आयोडाइड इज अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आल्सो SN1 फेवर बाय टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो among those listed the tertiary halide but reaction is most favored by this Ca3 thrice Ci। tertiary halide में भी ये ही सबसे आगे रहेगा। बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो, बराबर, बेटर लिविंग ग्रुप है, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, तो वो भी ध्यान रखना है। चलो 16 वाला जो है उसमें क्या है, पहले क्वेश्चन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है बहुत ही सिंपल सी बात है, कौन सा प्रीफर करेगा बेटा, वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ अगर तो SN2, कौन सा प्रीफर करेगा, SN2, बराबर। SN2 के लिए क्या ऑर्डर था, SN2 के लिए क्या ऑर्डर था, Ca3X ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। तो Ca3X के बाद प्राइमरी ही आएगा, यानी कि अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो वो प्रीफर करेगा SN2 ड्यू टू लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस, क्योंकि प्राइमरी में क्या होगा कि स्टीयरिक हिंड्रेंस, बराबर है, ऐसा याद रख सकते हो कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग कम होती है, बराबर है, और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ऐसा भी याद रखना है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, बराबर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि भी कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, बराबर है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एग्जांपल Ca3Br का ही ले रहे हैं, बराबर है, Ca3Br का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग।
तो एक तो बात ये हो जाएगी कि मान लो कि यहाँ पर और अगर थोड़ा अच्छे से हम लोग ड्रॉ कर ले कि ये है ये X यहाँ पर CH3X बराबर है अल्काइल हैलाइड का है, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि भाई एक हाइड्रोजन ऐसा है, एक हाइड्रोजन कैसा होगा, इट इज़ फार फ्रॉम द व्यूअर, और एक नज़दीक में होगा। ये एक फॉर्मूला है जो ऐसे ड्रॉ करते हैं जिसको कहते हैं फार फ्रॉम द व्यूअर और नियर फ्रॉम द व्यूअर। तो ये क्या हुआ कि मिथाइल हैलाइड। तो यहाँ से आप देखोगे तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाता है। यहाँ से ये लिविंग ग्रुप जो है वो निकलेगा और यहाँ से ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक इजीली कर पाएगा, बराबर है। तो इसके मुकाबले अगर हम लोग ऐसा देखें कि भाई यहाँ पर है जैसे कि ये तो था ही, चलो ये एक कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही। अब यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आया, मिथाइल ग्रुप यानी CH3 बराबर है, यहाँ पर एज इट इज हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ही है। तो आप देखोगे कि ये बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप का मतलब है कि ये स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा, यानी कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से आप देखोगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम CH3X टू टर्शरी में अगर सीधा मैं ड्रॉ करूँ तो टर्शरी के अंदर सीधा ये रहेगा X, यहाँ पर कार्बन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप कार्बन 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी कार्बन और 3 हाइड्रोजन, बराबर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 3 अलग अलग बल्की ग्रुप है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है इतना इजीली होता नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट कि भाई SN2 जो है वो सबसे फास्ट जो है SN2 किस में होता है, तो SN2 जो होता है वो प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड। तो टर्शियरी हैलाइड जो है उसका सबसे लिस्ट रिएक्टिविटी रहता है। चलो क्लियर हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आप देखो कि यहाँ पर है ये HCl के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है और A आपको पूछा हुआ है, बराबर है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई एकदम कर दे इसको तो बहुत ही इजी वाला रिएक्शन है ये। कैसा है पहले रिएक्शन में आपको लिख के बताता हूँ। 17 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ये बेंजीन जिसके ऊपर लिखा था CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये रहा HCl, बराबर। तो इसके अंदर से आप देखोगे कि कार्ब कैटायन कौन सा बनता है और वो बात है बेटा, और कुछ नहीं होता है। यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा तो ये कार्बन जो है 2 कार्बन के साथ अटैच, तो सेकेंडरी कार्ब कैटायन फेवर किसको करता है, मार्कोनिकम को फेवर करता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। फिर से सुनो, यहाँ से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, बराबर है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये बनेगा सेकेंडरी कार्ब कैटायन और यहाँ पर Cl इधर ही अटैच होगा। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी लाइक दैट बेंजीन, बराबर है। यहाँ पर कर दिया CH2 फिर CH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH3 वो हाइड्रो इस केस में क्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलो डन। अभी क्वेश्चन नंबर जो 18 है, बराबर है, उसका सीधा अगर हम लोग देखें कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारे पास बेटा वो कौन सा है, तो ये रहा, ये है हमारे पास। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग ऑफ द चेन, यानी कि हमें मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से ब्रांचिंग इंक्रीज होती है उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे कम, बराबर है, किसके अंदर हो सकता है, एक मिनट, ये तो उसी का था, सॉरी बेटा, ये वाला क्वेश्चन 17 है। 17 में तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर आंसर आपका आ रहा था C, ये वाला C था। अब 18 की बात करेंगे, एज इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप क्लियरली विजुअल कर देखो, ये लीनियर चेन है, यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पर भी ब्रांचिंग हो रही है, बराबर। तो यहाँ हेलोजन जहाँ पर अटैच है उस कार्बन में 3 जगह पर है, बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है अपना क्या है, टर्शरी हैलाइड है। ये ब्रोमीन वाला कार्बन ब्रोमीन वाला कार्बन एक के साथ ही अटैच है, यहाँ पर भी ब्रोमीन वाला कार्बन एक के साथ ही अटैच है। तो दोनों जो है ये दोनों तो प्राइमरी हो गए। फिर भी अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो है आगे ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग होने से क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और सरफेस एरिया डिक्रीज होने से वहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है, बराबर है,
ब्रांचिंग बढ़ी, सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आएगा ये 3, 1 और 2, 3, 1 और ये 2, यानी 3 उसके बाद 1 और उसके बाद 2। तो यहाँ पर सीधा आंसर लिख लेंगे हम लोग, आंसर विल बी सी, बराबर है। तो 3 फिर आएगा यहाँ पर 1 और उसके बाद आएगा 2। चलो क्लियर है। 19 वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग फटाफट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क विथ एस्ट्रिक इज असिमेट्रिक। बराबर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये कार्बन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, तो ये तो पहले से असिमेट्रिक है ही, यानी 1 तो लिस्ट में आएगा, तो 1 1 1 यानी सी कैंसल। इस तरह से देखने का, इसमें 1 नहीं है तो सी तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देखो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और ड्यूटेरियम है ये, डी यानी ड्यूटेरियम। तो इस तरह से जब आप देखते हो तो क्या हो जाएगा, ये ड्यूटेरियम बनेगा बेटा, ये हमारे पास है ड्यूटेरियम, बराबर है, ये वाला। तो इसका मतलब है कि ये कार्बन जो है वो कैसा है, असिमेट्रिक लग रहा है या नहीं लग रहा है, बताओ मुझे जरा, बराबर है। तो 19 वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये जो है वो भी आएगा, तो 1 और 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। थर्ड में क्या हुआ, ये CH3 OH C2H5 और H, तो ये जो है वो भी कैसा है, हमारा असिमेट्रिक ही है। यहाँ पर आप देखो ये दोनों हाइड्रोजन है, तो ये तो नहीं है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल था, 19 के अंदर 1 2 3 ऑप्शन, 19 के अंदर 1 2 3 ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बराबर है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 19 में इतना ही लिखेंगे कि 19 के अंदर बी वाला जो है वो आंसर आ रहा है, बराबर है। इसी तरह से अगर हम लोग 20 वाला देखें तो 20 वाले में क्या है, तो 20 वाले में आप देख सकते हैं कि 20 वाले में ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनेंशियोमेरिक विथ द मॉलिक्यूल ए गिवन बिलो, बराबर। इनेंशियोमर ढूंढना है भाई, इनेंशियोमर। तो आप देखोगे यहाँ कार्बन है, ये मिथाइल है, ये C2H5 है, ये हाइड्रोजन है और ये ब्रोमीन है। तो ये जो है वो तो पहले से हमें मालूम है कि कन्फिगरेशन जो है बेटा किसके इनेंशियोमर फॉर्म, तो एक तो कायरल कार्बन है। अब इसका आपको इनेंशियोमेरिक फॉर्म जब ढूंढना होता है तो आपको क्या करना है, इस कन्फिगरेशन को जो है Br के रिस्पेक्ट में आप थोड़ा सा इन्वर्स कर दो। Br के रिस्पेक्ट में अगर आप इन्वर्स करोगे, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, आप चेक करो यहाँ पर, ये देखो Br के रिस्पेक्ट में इन्वर्स किया हुआ, तो Br के रिस्पेक्ट में इन्वर्स करो तो ये पूरा जो है C2H5 इधर आ गया, CH3 इधर आ गया, सो दैट इज द इनेंशियोमेरिक फॉर्म, बराबर। ये तो सीधी लाइन है जहां पर आपको इसके मिरर इमेज भी बनानी है, मिरर इमेजेस। इनेंशियोमर का मतलब क्या होता है कि मिरर इमेजेस होना बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मिरर इमेजेस होना लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल, बराबर है। तो जनरली इस तरह से आपको देखना होता है कि यहाँ पर Br के रिस्पेक्ट में ये जो है ग्रुप चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर तो क्या इसमें आप देखो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर Br इधर आ गया, बराबर, C2H5 इधर आया, CH3 इधर चला गया, नहीं ऐसे सब चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर भी आप देखो तो Br इधर चला गया, C2H5 इधर आ गया और CH3 यहाँ पर, बराबर। तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। कन्फिगरेशन ए is inverse with respect to Br and C2H5, Br and C2H5 उसके रिस्पेक्ट में, so that is basically enantiomer, okay। तो ये आपका enantiomer है। तो इसका मतलब हुआ कि 20 वाले क्वेश्चन में आपका आंसर आ रहा है ए। चलो 21 वाला देख लेते हैं। 21 वाले में क्या है, चलो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डायहैलाइड। विसिनल डायहैलाइड का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन से आइडेंटिफाई करो, जब दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन हो तो विसिनल डायहैलाइड। विसिनल डायहैलाइड का मतलब क्या कि दो एडजेसेंट कार्बन पे आपके क्या होने चाहिए, हेलोजन। तो डाइक्लोरोमीथेन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है। फिर 1,2 डाइक्लोरोइथेन, यस 1,2 डाइक्लोरोइथेन का मतलब क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा 1 2 और यहाँ पर Cl और ये Cl, तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन तो विसिनल डायहैलाइड है। तो 21 में ये जो ऑप्शन है हमारा CH2, यहाँ पर CH2, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 21, बराबर है। फिर आएगा 22 द पोजीशन। 22 जो है बेटा वो क्या है, द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड CA3 CH डबल बॉन्ड CH CBr CA3 ट्वाइस कैन बी क्लासिफाइड एज। अब ये ब्रोमीन वाला जो है उसको कैसे क्लासिफाइड किया जाए, तो पहले इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपांड करो, बराबर है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे, ओके,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि ये स्ट्रक्चर एक्सपांड किया हुआ है। जहां पर ब्रोमीन वाला कार्बन अटैच है, जहां पर ब्रोमीन वाला कार्बन अटैच है, वो कार्बन खुद तो कैसा है, ये कार्बन कैसा है बेटा, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, और नेबरिंग कार्बन जो है आपका वो है sp2। तो हेलोजन वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो और नेबरिंग कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो तो उसको हम लोग कहते हैं एलाइल। तो इसमें ऑप्शन ए जाएगा जिसका है एलाइल, बराबर है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 23 वाला क्वेश्चन। 23 वाला जो है क्वेश्चन आपको क्या कहता है, लुक एट दैट। क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये एलन में पड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अटैक द बेंजीन रिंग इन द रिएक्शन। अब ये एलन में था ही, बराबर है, तो ये आएगा यहाँ पर Cl+, क्लोरोनियम आयन जो हमें मिलता है, बराबर, क्योंकि बेंजीन के साथ जब रिएक्शन होता है AlCl3 के प्रेजेंस में, तो मैं आपको हल्का सा एक बार याद करवा दूं कि उसमें क्या होता है कि 23 वाले में जब आप बेंजीन का क्लोरीनेशन करते थे तो Cl2+ AlCl3, ये लुईस एसिड है। यहाँ से क्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन होगा, यानी कि एक हमें मिलेगा Cl+, एक Cl+, एसिडिस रहेगा। Cl- के अटैचमेंट से क्या बन जाएगा, AlCl4-, क्योंकि ये लुईस एसिड था, बराबर है। तो लुईस एसिड ने इसमें से इलेक्ट्रॉन पैर निकाला, यानी ये Cl+, और Cl- में से Cl- वाला यहाँ पर अटैच हो गया, दैट इज कॉल्ड AlCl4-, और बचा Cl+, विच अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्शन बी। तो इन दैट केस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बराबर है। 24 वाला है इथिलीडीन क्लोराइड, बराबर। इथिलीडीन क्लोराइड जो है वो बेसिकली क्या होता है, जेम डाइहैलाइड्स। क्वेश्चन नंबर 24 आप देखोगे तो इथिलीडीन क्लोराइड इज जेमिनल डाइहैलाइड। तो बहुत इजी है 24 में डेफिनेशन के बेसिस पे, तो यहाँ पर आएगा बी। 25 में अगर हम लोग देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी के रेफरेंस में अगर आपको अरेंज करने हैं तो ये कंपाउंड जो है वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं आपको, ये रहे, बराबर। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आ गए, बराबर है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखो कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा। डेंसिटी के हिसाब से जब आप बात करोगे तो डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द मास ऑफ हेलोजन एटम और नंबर ऑफ हेलोजन एटम, बराबर है। यहाँ पर लॉजिक कौन सा लगेगा बेटा कि हेलोजन एटम के रेफरेंस में और नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं वो देखना है, और मास ऑफ हेलोजन एटम। तो सबसे पहली बात कि भाई ब्रोमीन है, इसमें दोनों Cl है, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो पहले तो ये आएगा 4, बराबर, यानी फोर्थ जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा तुम्हारा 3, फिर 2 और ये 1, यानी बहुत यही ऑर्डर में है। ऑप्शन जो तुम्हारा जाएगा वो ए जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। चलो क्लियर है इतना। विच रिएजन विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आप देखो यहाँ पर ब्यूटेन है, ब्यूटेन का आपको रिएक्शन किसके साथ करना है, किसके साथ करना है वही तो ढूंढना है, पूछ क्या रहे, बराबर है। चलो ये 1 क्लोरो और ये 2 क्लोरो ब्यूटेन मिला। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब क्लोरीनेशन होता है जनरली तो Cl2 गैस इन डार्क हो नहीं सकता, NaCl+H2SO वो भी नहीं आएगा। Cl2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ आयन इन डार्क, ये सीधी रिएक्शंस है ही। जब प्रिपरेशन ऑफ हेलो आल्किन पढ़ रहे हैं तो वहां पर रिएक्शन दिया हुआ ही है कि भाई क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये कौन सा हम लोग पहुंचे, हाँ 25 जो था उसमें तो आ गया आपका ऑप्शन ए, बराबर है। और उसके बाद हम लोग जहां पर पहुंचे हैं कि 26 वाला, तो 26 वाले में क्या आएगा, तो CH3, CH2, CH2, CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 एंड UV लाइट, बराबर है। तो ये जब हम लोग करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, 1, 2, 3, 4 यानी 1 क्लोरो प्लस 1, 2, 3, 4 यानी 2 क्लोरो, बराबर है। यानी कि यहाँ पर भी बेटा ऑप्शन जो आपका जा रहा है वो कितना है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी देयर। 27 वाला क्वेश्चन है, बराबर है। 27 वाले क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। चलो आप देखो यहाँ पर कि इसमें से हेलोजन एक्सचेंज आपको कौन सा लग रहा है। हेलोजन एक्सचेंज जो है बहुत ही सिंपल सा होता है, ये रहा Rx प्लस NaI, इट गिव्स Ra प्लस NaX। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फिंकल-स्टेन रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको, फिंकल-स्टेन। तो 27 में आपका ऑप्शन आएगा ए, विच इज कॉल्ड फिंकल-स्टेन। हेलोजन एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या, फिंकल
स्टेन रिएक्शन, बराबर, फिंकलस्टेन रिएक्शन। चलो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 जो है, टॉल्यूइन रिएक्ट्स विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयन। चलो 28 वाला क्वेश्चन जो है कौन सा दिख रहा है, तो ये रहा, टॉल्यूइन रिएक्ट्स विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयन 3 क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हैलोजन कंपाउंड्स, द रिएक्शन इज। ये अभी हमने देखा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो कि टॉल्यूइन का जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होता है। तो टॉल्यूइन जो है, यानी कि यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई ये Ca3 बराबर है, प्लस यहाँ पर Cl2 और यहाँ पर FeCl3 लिख लेता हूँ, बराबर है। तो इसमें क्या होता है कि जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो ये लुईस एसिड यहाँ से Cl ले लेता है, FeCl4 माइनस बना लेता है, और ये जो Cl प्लस होता है वो वहां पर अटैक करता है, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बेंजीन, बराबर, अट्रैक्टेड एट 1 ऑर्थो पोजीशन, यानी क्लोरीन यहाँ पर भी लगेगा, क्लोरीन यहाँ पर भी लगेगा। तो ये जो है बेटा यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बना था, Cl2 प्लस FeCl3, it gives Cl plus and FeCl4 minus. Okay, so in that case Cl plus is electrophile and that is called electrophilic substitution, electrophilic substitution reaction, बराबर है। इसी तरह से 29 वाला भी देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बराबर है, Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखो कि ये है यहाँ पर हमारे पास NH3 NaNO2, यहाँ पर NH2 होना चाहिए क्योंकि एनिलीन है, तो NH2 NaNO2 प्लस HCl, तो ये बना BDC। ये सेंड में रिएक्शन आ गया, याद करो BDC में से CO2 Cl2 और Y प्लस N2। तो सेंड में रिएक्शन में जब ये CO2 Cl2 होता है तो यहाँ पर क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। अगर CO2 Br2 होता तो ये ब्रोमोबेंजीन, यानी आंसर शुड बी ए। आंसर कितना आ जाएगा आपका, ए आएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका ए, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, एंड मूविंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन 30, बराबर है तो काफी सारे, लेकिन आज के सेशन में हम लोग 30 करेंगे। तो 30 वाला जो है वो जरा देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल will give the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature। यानी कि इसमें से कौन सा अल्कोहल है, which of the following alcohol will give the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature। रूम टेम्परेचर की बात है, बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो ये हुआ आपका OH वाला कार्बन एक कार्बन के साथ, OH वाला कार्बन 2 के साथ, बराबर, OH वाला कार्बन यहाँ पर 3 के साथ, ये भी 2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल गिव यू द करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड, तो देंगे रूम टेम्परेचर पे। कौन देगा, इसकी हाईलाइट है रूम टेम्परेचर, इसकी हाईलाइट क्या है, रूम टेम्परेचर। तो याद रखो कि टर्शरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स दैट, बराबर है, यानी कि अल्कोहल का ऑर्डर जो है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी रहता है। एंड टर्शरी अल्कोहल जो है सबसे फास्ट रिएक्शन देते हैं बेटा। टर्शरी अल्कोहल जो होता है आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द HCl बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा ना, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या है कि Ca3 CH2 C, यहाँ पर Ca3, यहाँ पर Ca3 और ये OH। तो ये वाला OH वाला कार्बन टर्शरी कार्बन है, तो ये टर्शरी बना, इसलिए इसमें से जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट इज मोर स्टेबल। प्राइमरी सेकेंडरी जो है वो कैटालिस्ट चाहिए, अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी करवाना है रिएक्शन तो कैटालिस्ट चाहिए। ये जो है कैटालिस्ट नहीं मांगता है, ये जो है रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, रूम टेम्परेचर, बिकॉज इट इज टर्शरी। ओके, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। तो यहां तक आज हम लोगों ने किया हुआ है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे करेंगे JEE के क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस, बराबर है। तो इतना जो है अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, बराबर है। ये जो पेज दिख रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, तो याद रखना है आपको कि किस तरह से ये पैम्पलेट है जो, बराबर है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक करो, और बाकी जो है रेगुलर स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा, तो उसके बेसिस पे जहां जहां करेक्शन है वहां पर मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो मेक श्योर कि उसमें गलती ना हो, जहां पर करेक्शन है वो करेक्शन करके, थोड़ी बहुत प्रिंटिंग एरर रहती है बेटा, तो ये चीजें जो है यहां तक आप करो।
उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो तो एक बार सारे के सारे रिएक्शंस रिवाइज करके अगर आप बैठोगे तो ये जो है प्रॉब्लम्स बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब आप रिएक्शंस करते हो तो ये सारे के सारे रिएक्शंस याद होते हैं, और रिएक्शंस याद होते हैं तब ये सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।